हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपने भी किसी ने भी आंसर नहीं दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो उसी का लेकर आऊँगा। पहले देखेंगे हम पेप्टिक अल्सर पार्ट फर्स्ट, क्योंकि लेंथी होने की वजह से दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड आपको इवनिंग में मिल जाएगा। आप कंटिन्यूस बने रहे मेरे साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज PUD is a break in the inner lining of the stomach, the first part of the small intestine और sometimes the lower esophagus। अब हम इनके टाइप देखेंगे तो जो पेप्टिक अल्सर है वो इसोफेगस में भी हो सकता है, गैस्ट्रिक मीन्स जो स्टोमक है उसमें भी होता है, और ड्योडिनम जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी उनका ब्रेक डाउन हो जाना। जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, ड्योडिनम की और इसोफेगस की, उनमें ब्रेक डाउन हो जाना किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है HCl एसिड की वजह से। जो HCl एसिड होता है वो पेराइटल सेल से सिक्रेट होता है। फिर से बता रहा हूँ, पेराइटल सेल से सिक्रेट होता है, क्योंकि पूछा जाता है उसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होता है। और HCl के हाइपर सिक्रेशन की वजह से मेनली पेप्टिक अल्सर देखा जाता है। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, वैसे मैंने आगे इंक्लूड कर दिया है। लेकिन आप HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर इनका ध्यान रखना, कौन सी सेल सिक्रेट करती है, तो आपको राइट आंसर करना है पेराइटल सेल, क्योंकि बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता दिया है, फिर भी बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ क्लासिफाइड एज ए गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर एंड इसोफेजियल अल्सर। इसको तीन टाइप से, जो अल्सर है पेप्टिक अल्सर उसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर एंड इसोफेजियल अल्सर। फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर। इट इज़ सीन इन 15% केसेज, ये मेनली 15% केसेज में देखने को मिलता है गैस्ट्रिक अल्सर, स्टोमक का अल्सर। कॉमनेस्ट साइट इज पाइलोरस एंट्रम, जो पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है उससे जस्ट अबव यानी ऊपर की ओर पाइलोरिक, जो पाइलोरस एंट्रम है वो साइट होती है, वहाँ पर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलेगा? पाइलोरस एंट्रम। याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो भी अलग से बता रहा हूँ वो आप राइट डाउन करते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डियोडिनल अल्सर। इट इज़ सीन इन 80% केसेज, ये 80% केसेज में देखने को मिलता है डियोडिनल अल्सर। कॉमनेस्ट साइट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। डियोडिनम के 4 पार्ट है, D1, D2, D3 एंड D4। उनमें से किस जगह देखने को मिलेगा? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम में, मीन्स D1 पार्ट में ये मेनली देखने को मिलेगा। ये मोस्ट कॉमन अल्सर होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर, सबसे ज़्यादा होने वाला अल्सर है डियोडिनल अल्सर। नेक्स्ट है इसोफेजियल अल्सर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेरेट अल्सर। मैंने बेरेट इसोफेगस पढ़ाया था तो बताया था बेरेट इसोफेगस में क्या होता है, जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? इसोफेगस के अंदर। यहाँ पर क्या है? बेरेट अल्सर। इसोफेजियल अल्सर को बेरेट अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। बेरेट यहाँ पर इसोफेगस को रिलेट कर रही है। नेक्स्ट है, इट इज़ मेनली लोकेटेड जस्ट अबाउ द स्टोमक इन द इसोफेगस, यानी कि इसोफेगस में देखने को मिलता है जस्ट अबाउ द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट ऊपर की ओर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कुशिंग अल्सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। कुशिंग अल्सर, कुशिंग सिंड्रोम पढ़ेंगे हम जब एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे तब। यहाँ पर है कुशिंग अल्सर।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोकिटेंस्की कुशिंग सिंड्रोम। इसे रोकिटेंस्की कुशिंग सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, कुशिंग अल्सर को। इट इज़ ए गैस्ट्रिक अल्सर एसोसिएटेड विथ एलिवेटेड आईसीपी। आईसीपी मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो नॉर्मली 5 to 10 mm ऑफ एचजी होता है। यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर अराइज होगा। देखिए पैथोफिजियोलॉजी से और भी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कुशिंग अल्सर। इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, किसी भी कंडीशन के द्वारा बढ़ सकता है, जैसे किसी को हेड इंजरी हुई हो या फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, उसकी वजह से क्या हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। देन वेगस नर्व स्टिमुलेशन अकर, जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा तो वेगस नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट हो गई। देन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, और जैसे ही वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई तो वो क्या करेगी, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ा देगी। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देगी, यानी जो वेगस नर्व है वो स्टमक को सप्लाई करती है, इसलिए जो वेगस नर्व है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ा रही है। देन क्या होगा, अल्सर अकर, यानी कि जो अल्सर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो गैस्ट्रिक अल्सर, जो कुशिंग अल्सर वो कैसे कोज कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछे। नेक्स्ट है कोजेज। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया commonly live in the mucus layer that cover and protect tissues that line the stomach and small intestine। देखिए इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया commonly live in the mucus layer that covers and protects tissue that line the stomach and small intestine। यानी जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको प्रोटेक्ट करता है कौन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। कहाँ पर होता है ये कॉमनली, ये म्यूकस लेयर होती है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। बट ये क्या करता है, ये किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लामेशन करता है। उसी इन्फ्लामेशन की वजह से जब एचसीएल सिक्रेशन होगा तो एचसीएल की वजह से ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए एच पाइलोरी बैक्टीरिया कॉमनली कोज करता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। नेक्स्ट है एच पाइलोरी इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ की पॉइंट्स जो मैं अलग से ऐड करता हूँ, आप उनको राइट डाउन किया करो, याद किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं जो भी अलग से बताता हूँ। एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इट इज स्पाइरल इन शेप, ये किस शेप का होता है, एच पाइलोरी स्पाइरल शेप में देखने को मिलेगा, यानी स्पाइरल शेप इसकी होती है। नेक्स्ट है इट में आल्सो डेवलप क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। डियर फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, इट में आल्सो डेवलप क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, यानी जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी कोज करता है। याद रखना, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है इनका मोस्ट कॉमन कोज होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे को वापस पूछ लेना। नेक्स्ट है एच पाइलोरी कोजेज नो प्रॉब्लम बट इट कैन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक्स इनर लेयर प्रोड्यूसिंग एन अल्सर। मैंने अभी बताया था कि यह कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, ये सिर्फ इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्सर होगा। स्टोमक के इनर लेयर में क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा। उस इन्फ्लामेशन में जब एचसीएल का सिक्रेशन बढ़ेगा स्टोमक में तो एचसीएल क्या करेगा, इरिटेट करेगा तो क्या बनेगा, अल्सर कॉज होगा। नेक्स्ट है रेगुलर यूज ऑफ सर्टेन पेन रिलीवर्स, एनसेड्स हम बोल सकते हैं, मैंने शायद लिखा नहीं है यहाँ पर, आप याद रखना। रेगुलर यूज ऑफ सर्टेन पेन रिलीवर्स, यानी आप जो पेन मैनेजमेंट के लिए जो ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो उनके वजह से भी पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। सर्टेन ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन पेन मेडिकेशंस कैन इरिटेट एंड इन्फ्लेम द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आप जो मेडिकेशन ले रहे हो एनसेड्स यानी जो पेन रिलीवर है उनके वजह से क्या होगा, जो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है
वो क्या होगी, इरिटेट होगी और इन्फ्लेम होगी। इन्फ्लेम होगी और इरिटेट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जब एसिड उनके पास आएगा, जब उनके ऊपर एसिड का अटैक होगा तो क्या होगा, अल्सर कोज करेगी। इसलिए एनसाइड्स भी कोज करती है पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है, दीज मेडिकेशन इंक्लूड एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, किप्टोप्रोफेन एंड अदर्स। जो भी एनसाइड्स ड्रग्स है उनके ये एग्जाम्पल्स है कुछ, जिनकी वजह से जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जो एनसाइड्स है या पेन रिलीवर मेडिकेशंस है वो भी क्या होती है, पेप्टिक अल्सर कोज कर सकती है। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कोज होता है, लेकिन जो एनसाइड्स है वो भी कोज कर सकती है पेप्टिक अल्सर डिजीज। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट देखेंगे हम अदर मेडिकेशन जो पेप्टिक अल्सर कोज करती है। अदर प्रिस्क्रिप्शन medications that can also lead to ulcers include medications used to treat osteoporosis called biphosphonates and potassium supplements। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पर्सन ओस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रहा है और वो ट्रीटमेंट ले रहा है ओस्टियोपोरोसिस का, तो पेप्टिक अल्सर कोज कर सकती है। जो मेडिसिन यूज़ कर रहा है ओस्टियोपोरोसिस में, उस मेडिसिन की वजह से पेप्टिक अल्सर कोज हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स है इसमें, पोटेशियम सप्लीमेंट एंड बाइफॉस्फोनेट्स, ये कुछ मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है ओस्टियोपोरोसिस में। इनकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर कोज हो सकता है। ये क्या है, इनके रिस्क फैक्टर। और जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो हाई एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसे बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमन कोज होता है। ये सब कुछ क्या है, रिस्क फैक्टर्स है। अभी हम कुछ रिस्क फैक्टर्स और देखेंगे, बट ये जो एनसाइड्स है और जो ओस्टियोपोरोसिस में जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, रिस्क फैक्टर है, याद रखना। चलिए कुछ देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग कैन कॉज पेप्टिक अल्सर, तो स्मोकिंग भी कॉज कर सकती है पेप्टिक अल्सर। बाइल एसिड्स, जो बाइल एसिड्स होते हैं वो भी कॉज कर सकते हैं। ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। एस्पिरिन एनसाइड्स में आ चुकी है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो भी कॉज कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री एंड स्ट्रेस, यानी जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी कॉज कर सकती है पेप्टिक अल्सर। स्ट्रेस की वजह से भी जो पेप्टिक अल्सर है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ड्रिंक एल्कोहल, यानी एल्कोहल कैन इरिटेट एंड इरोड द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ स्टोमक एसिड्स दैट प्रोड्यूस्ड। यानी जो एल्कोहल ले रहा है उस पेशेंट में भी पेप्टिक अल्सर की जो कंडीशन वो राइज हो जाएगी। क्यों होगी, जो एल्कोहल ले रहा है वो क्या कर रहा है, स्टोमक की जो म्यूकस लाइन है उसको इरिटेट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जो स्टोमक में सिक्रेशन है एनसीएल का वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा और वो क्या कर देगा, अल्सर कोज कर देगा। ये थे कुछ रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब पढ़ रहे हैं हम पैथोफिजियोलॉजी पेप्टिक अल्सर डिजीज की। जो हमने पहले देखी थी वो कुशिंग अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी थी। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर। ईटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी जो रिस्क फैक्टर है वो भी हो सकते हैं, या फिर जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो भी हो सकता है। देन ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोजल बैरियर, यानी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। देन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एसीएल एंड इफ डायरेक्टली एंटर इनटू म्यूकोजा, एसीएल का सिक्रेशन है वो बढ़ जाएगा और वो डायरेक्टली म्यूकोजा में एंटर हो जाएगा। अब जब एंटर हो जाएगा देन क्या करेगा, इंजरी टू द टिश्यूज़ एंड अल्सर, यानी जो टिश्यूज़ है उनमें इंजरी करेगा और क्या कॉज करेगा, अल्सर। देन सेलुलर डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन, देन बाद में क्या करेगा, सेलुलर का डिस्ट्रक्शन, जो भी सेल्स है उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा और इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इस प्रकार से जो अल्सर है वो कॉज होगा। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, नोविंग, शार्प पेन
into left of mid epigastric region occurs 30 to 60 minute after a meal, यानी फूड इंजेक्शन इंक्रीज पेन, यानी आप जब खाना खाओगे उसके बाद में आपको पेन है वो ज़्यादा होगा। जो भी पेशेंट है उसको जो पेन है वो ज़्यादा होगा। नोविंग यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिशन होना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो पेन है वो ट्रांसमिट होता रहेगा। शार्प पेन होगा, बहुत तेज़ पेन होगा। इनटू द लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन है, गैस्ट्रिक यानी जो म्यूकस जो स्टोमक है वो आपको लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में सबसे ज़्यादा पार्ट वहीं पर होता है, तो वहीं पर ज़्यादा पेन होगा। पेन तब होगा जब पेशेंट खाना खा लेगा। खाना खाने के 30 से 60 मिनट बाद आपको ये पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हिमेटेमेसिस, यानी ब्लड विथ वोमिटस, यानी जो वोमिटिंग है उसके साथ में ब्लड देखने को मिलेगा। ये थे गैस्ट्रिक अल्सर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखिए ड्यूडेनल अल्सर के अलग होंगे। वैसे तो गैस्ट्रिक अल्सर में भी मेलिना देखने को मिलता है क्योंकि ब्लड ड्यूडेनम से आगे जा सकता है, इसलिए दोनों में ही देखने को मिलेगा, ये आगे मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है ड्यूडेनल अल्सर। बर्निंग पेन अकर्स इन मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया, अकर्स 1.5 hour to 3 hour आफ्टर ए मील एंड ड्यूरिंग नाइट। ड्यूडेनल अल्सर में बर्निंग पेन होगा, मतलब आपको जलन रहेगी, साथ में पेन भी होता रहेगा। ये कब होगा? जब खाना खाने से 1.5 से 3 घंटे बाद में मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा, और ड्यूरिंग नाइट यानी रात्रि के समय आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेन इज़ ऑफन रिलीव्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। जैसे आप खाना खाओगे तो पेन क्या होगा? रिलीव्ड हो जाएगा, यानी रिलीव मिल जाएगा। तो आपको यही इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में। यदि कोई पूछे गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, तो आपको राइट आंसर देना है पेन रिलीव्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। यानी ड्यूडेनल अल्सर में जैसे खाना खाओगे तो पेशेंट में पेन है वो रिलीव हो जाएगा, और जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें जैसे पेशेंट खाना खाएगा तो पेन है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मेलिना। मेलिना ड्यूडेनल अल्सर या दोनों में देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। ये अब कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मेलिना कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वेट लॉस एंड पायरोसिस, हार्ट बर्न, ये भी आपको देखने को मिलेगा इसोफेजियल अल्सर के अंदर। मेलिना एंड हेमेटेमेसिस दोनों ही कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर। यदि ड्यूडेनल अल्सर हो रखा है तो हेमेटेमेसिस नहीं होगा, ध्यान रखना, सिर्फ मेलिना आपको देखने को मिलेगा। अल्सर की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो जाएगा, पायरोसिस देखने को मिलेगा। यदि पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस होता रहेगा। पेन होने की वजह से वो खाना नहीं खा रहा है, उसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें से, इसलिए आप अच्छे से सुनना। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एच पायलोरी। यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्यों करते हैं? एच पायलोरी का पता लगाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। विच टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द एच पायलोरी बैक्टीरिया? तो राइट आंसर करना है आपको यूरिया ब्रीथ टेस्ट। एच पायलोरी प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कॉल्ड यूरिएज। जो एच पायलोरी बैक्टीरिया है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? यूरिएज। जो क्या करता है? विच ब्रेक्स यूरिया डाउन इनटू अमोनिया एंड CO2, यानी जो क्या करता है? यूरिया का ब्रेक डाउन करता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग टेस्ट ए टेबलेट कंटेनिंग यूरिया इज swallowed एंड अमाउंट ऑफ एक्सेल्ड CO2। यानी कि आपको क्या करना है, जब यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले पेशेंट को जो यूरिया कंटेनिंग टेबलेट है वो आपको स्वेलो करवानी है, यानी पेशेंट को पिलानी है। जिससे क्या होगा, वो क्या करेगा? यूरिया ब्रेक डाउन करेगा, यूरिएज जो ब्रेक डाउन करेगा यूरिया का, और अमाउंट जो एक्सेल करवाना है CO2 का, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको पेशेंट को बोलना है कि आप एक्सेल करो। किसमें? एक गुब्बारा होता है, इसका एक किट आता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट का एक किट आता है, उसके अंदर आपको एक्सेल करवानी है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि CO2 का अमाउंट कितना ज़्यादा हो रखा है।
अगर ज़्यादा बन रही है तो इसका मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, यूरिया का ब्रेक डाउन कर रहा है अमोनिया एंड CO2 के अंदर। इसलिए आप पता लगा सकते हो एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उसकी वजह से ये जो अल्सर है वो कोज हो रहा है। नेक्स्ट है इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी इन स्टोमक, यानी कि जो यूरियाबिलिटी टेस्ट है इससे क्या इंडिकेट होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया पता लगाने के लिए यूरियाबिलिटी टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एच पाइलोरी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको राइट आंसर करना है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। नेक्स्ट है FOBT फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, ये भी इसके अंदर यूज़ लिया जाता है। क्या चेक करते हैं इसके अंदर, फीकल मटेरियल होता है उसमें कलर चेक करते हैं, जो ब्लड है उसकी प्रेजेंस चेक करते हैं। ब्लड की प्रेजेंस चेक करने के लिए FOBT यानी फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है। प्लेसिंग ए फीकल सैंपल ऑन गुआइक पेपर एंड अप्लाइंग H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ए ब्लू रिएक्शन प्रोड्यूस विद इन ए सेकेंड्स। मीन्स आपने जो फीकल सैंपल कलेक्ट किया है उसको गुआइक पेपर पे आपको लेना है, मतलब जो भी आपने फीकल सैंपल लिया है उसको गुआइक पेपर पे डालना है। गुआइक पेपर एक स्पेसिफिक वाइट कलर का एक पेपर होता है जिसके ऊपर आपको सैंपल कलेक्ट करना है। एंड देन अप्लाइंग H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्लड, आपको H2O2 अप्लाई करना है, यानी हाइड्रोजन प्रोक्साइड आपको अप्लाई करना है, जिससे क्या होता है जो ब्लड है उसकी प्रेजेंस का पता लगाया जा सकता है। ए ब्लू रिएक्शन प्रोड्यूस विद इन ए सेकेंड्स, यानी कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपने जैसे H2O2 यूज़ किया उसके कुछ ही सेकेंड्स के बाद आपको ब्लू रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर ब्लू रिएक्शन कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्टूल है उसके साथ में ओकल्ट ब्लड की प्रेजेंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डोंट ईट रेड मीट फॉर एटलीस्ट 3 days बिफोर कलेक्टिंग द स्पेसिमेन, यानी आप जो स्टूल का स्पेसिमेन ले रहे हो उससे 3 दिन पहले तक आपको रेड मीट, यानी जो रेड मीट है वो आपको नहीं खाना है। और जो आयरन वगैरह है, ब्लड वगैरह है, आयरन वगैरह जो ब्लड वगैरह है वो भी इन्फ्यूज़न नहीं करवाना है, उसकी वजह से भी स्टूल है वो रेड कलर में दिखाई दे सकता है। इसलिए रेड मीट आपको अवॉइड करना है 3 day, यानी 3 दिन तक आपको अवॉइड करना है। ये होता है FOBT। चलिए इसके बारे में आगे एक मैंने इमेज रखी है वो भी आप देख लीजिए। FOBT यानी फीकल्ट ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। ए फीकल्ट ऑकल्ट ब्लड टेस्ट इज़ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, ध्यान रखना। दिस टेस्ट डिटेक्ट हिडन, यानी ऑकल्ट ब्लड, जो स्टूल के अंदर हिडन ब्लड होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है। सच ब्लड में कम फ्रॉम एनीवेयर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो ब्लड है वो कहीं से भी आ सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। हिडन ब्लड इन स्टूल इज ऑफन द फर्स्ट एंड इन मेनी केसेस द ओनली वार्निंग साइन दैट ए पर्सन हैज़ कोलोरेक्टल डिजीज इंक्लूडिंग कोलोन कैंसर। देखिए फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट है वो मेनली कोलोन कैंसर और जो कोलोरेक्टल डिजीज़ है यानी उनका वार्निंग साइन होता है, इसलिए फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है फीकल ऑकल्ट ब्लड इज़ ए टर्म फॉर ब्लड प्रेजेंट इन फिशेज दैट इज़ नॉट विजिबली एपरेंट, यानी जो फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट है उसमें ब्लड की प्रेजेंस फिशेज के अंदर विजिबली ऐसे आप नहीं देख सकते, इसलिए फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट गुआइक पेपर पे आपको H2O2 लेना है और H2O2 जैसे आप अप्लाई करोगे तो ब्लू रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि ब्लड है वो स्टूल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, आप पढ़ लीजिए। गुआइक स्मीयर टेस्ट फर्स्ट दे रखा है, मैंने जो बताया है वही है, और सेकंड फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, इसके अंदर फीकल के साथ इम्यूनोकेमिकल टेस्ट कर रहे हैं। देखिए इनके अंदर क्या है, 1 से 3 सैंपल आपको लेने हैं, किसके अंदर, कार्ड के अंदर, जो स्मीयर है उसका कार्ड के अंदर लेना है और लेब है उसके अंदर भेज देना है। एक और है फ्लैशेबल रिएजेंट पैड,
ये भी आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने यूरिया ब्रीथ टेस्ट किट आपके सामने है। ऐसा आता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट किट। इसके अंदर 2 बैलून आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर आपको एक्सेल जो पेशेंट है उससे एक्सेल करवानी होती है CO2। कब? जब आप यूरिया कंटेनिंग टेबलेट आप स्वेलो करवा देते हो, उसके बाद में इनमें क्या होता है, कार्बन 13 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट किट के अंदर। देखिए आपको इस जो बॉक्स है इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा C13। ठीक है, नेक्स्ट है ये बैलून आपके सामने, जो पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सेल कर रहा है CO2। इसके अंदर जैसे एक्सेल करेगा तो इससे पता चल जाएगा एच पाइलोरी का जो CO2 है उसका अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये था आज का टॉपिक। वैसे पार्ट सेकंड रेडी हो चुका है, वो आपको इवनिंग में मिल जाएगा। चलिए, अगर कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे इवनिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।